हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। अभी निफ्टी 50 एकदम हाई पे चल रहा है, टॉप मोस्ट हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अगर लास्ट डे का जो ट्रेडिंग सेशन उसमें 1% निफ्टी 50 गिरा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक देखिए 1% गिरा है। इसको अगर छोड़ दीजिए इस गिरावट को, तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऑल टाइम हाई पे जब मार्केट चल रहा है ना, तो एक बुरा न्यूज जो है ना पूरे रैली को बर्बाद कर सकता है, तहस नहस कर सकता है। हुआ भी यही है पिछले कुछ समय में। जब भी मार्केट में एक रैली आती है, तभी एक बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज आता है और वो पूरे मार्केट के रैली को धो के रख देता है, मतलब पानी डाल देता है। तो यही कुछ यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अभी फिर दोबारा से देखिए, ये 6 महीने का अगर चार्ट देखेंगे तो एकदम हाई पे चल रहा है। हाई पे चल रहा है, तो जो भी रैली हुआ है, जो भी अर्निंग हुआ है, वो सारा पानी में धुल सकता है। इतना बड़ा इंसिडेंट, बैड न्यूज मार्केट के लिए आ गया है। शेयर बाजार के मतलब रैली पे एक बार फिर से ग्रहण मंडराने लगा है। तो वो न्यूज क्या है, चलिए उन न्यूज को देखते हैं। देखिए, जो न्यूज आ रहा है वो उस स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल ही नेगेटिव है, बहुत ही खराब है और बहुत बड़ा झटका डाल सकता है। फिर से ग्रहण एक तरह से लग सकता है। न्यूज क्या आ रहा है, ईरान इजराइल का टेंशन। ईरान और इजराइल दो ऐसे देश हैं जो दोनों एक तरह से बहुत पुराने दुश्मन एक तरह से माने जाते हैं। दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे थे, बट अब ये जो है ना, धमकी जो है पिछले कई 50 सालों में जो नहीं हुआ, आज ये होते हुए दिख रहा है। तो आज क्या हुआ है, आज सुबह सुबह जो कह सकते हैं, जब इंडिया में सुबह का टाइम था, उसी समय ईरान ने इजराइल पे गोले दागे हैं। ये बात अलग है कि इजराइल क्लेम कर रहा है कि 99% ईरान का लॉन्चर जो है इंटरसेप्ट कर लिया गया, मतलब पकड़ लिया गया और उसको डिफ्यूज कर दिया गया। मतलब 99% उसके हमले जो है बेकार हुए हैं। ये दागे कैसे हैं, गोले दागे जा रहे हैं और जो ड्रोन है ना, ड्रोन के सहारे जो है गोले इजराइल पे बरसाए जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, पूरा जो ये ना खाड़ी का क्षेत्र, इसमें पूरा स्थिति खराब हो सकती है। मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस आज की जो ये न्यूज है, इसके बैकड्रॉप को अगर आप समझेंगे तभी आपको अच्छे से पता चलेगा कि मामला कितना गंभीर है। ये देखिए, हुआ क्या है कि ये इजराइल है, ये इजराइल जो है, ये ईरान है। ठीक है, ये ईरान है और ये इजराइल है। इजराइल और ईरान में युद्ध चला है। बीच में आप देख सकते हैं, बीच में अगर कोई ईरान ने गोला दागा है तो कितने देश से होकर गुजरा होगा। इराक से होकर गुजरा होगा, सीरिया से होकर गुजरा होगा, या ये है जॉर्डन, जॉर्डन से होकर गुजरा होगा। और अरब तो नीचे ये सऊदी अरब है। तो ये पूरा जो मामला है, पूरा जो ये क्षेत्र है ना मिडिल ईस्ट का, इस पूरे एरिया में टेंशन हो गया है। अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो इजराइल है, इजराइल ने क्या किया, ये जो है सीरिया, सीरिया के जो दमिश्क है, यहाँ पे इनका जो दूतावास था, ईरान का जो दूतावास था, इसके दूतावास पे इजराइल ने हमला कर दिया। अब इस हमला किया, इसके हमला करने से क्या हुआ कि एक तो सीरिया पे हमला ये माना जाएगा, दूसरा माना जाएगा कि किसी भी देश के जो दूतावास है, अगर बाहर विदेश में भी उसका दूतावास है, उस पर कोई देश हमला करता है, तो उससे क्या है कि उसको उस देश पे हमला माना जाता है। तो इस हमले में ईरान के दो टॉप के कमांडर जो है ना मारे गए, जनरल लेवल के ऑफिसर मारे गए। जिससे क्या हुआ, ईरान एकदम बौखला गया। ये हुआ था 1 अप्रैल को। बट इधर रमजान का महीना चल रहा है, ईद चल रहा था, इसलिए ईरान जो है बदले की कार्रवाई के लिए बोल तो रहा था, बट तुरंत बदले की कार्रवाई को नहीं अंजाम दिया। जब इनका ईद और सारा फेस्टिवल खत्म हो गया, तो अब इसका रिटिलिएशन जो है देखने को मिल रहा है। पिछले 48 घंटे पहले जो है भारत ने भी वार्निंग दे दिया था अपने नागरिकों को, इन दोनों देश की सलाह दिया था कि भाई इन दोनों देश की यात्रा न करें। अमेरिका सलाह दे रहा था, अमेरिका ने पहले चेतावनी दिया कि 48 घंटे के अंदर हमला हो सकता है। यही हुआ भी। अब जो है ईरान जो है ना, ईरान जो है यहाँ से गोले अब इजराइल पे दाग रहा है। क्यों दाग रहा है, क्योंकि सीरिया में जो उसके जो दूतावास थे, उस पे जो हमले किए थे, इस पे जो है इसके ईरान के कई उच्च स्तरीय अधिकारी मारे गए थे। तो उसका बदला ईरान ले रहा है कि ईरान का कहना है कि भाई उस पे हमला किया गया दूतावास पे, यानी कि हमारे देश पे हमला माना जाएगा और हम इसका बदला लेंगे। इन्होंने बदला ले लिया। अब ये जो देखिए, अब ईरान ने जब गोली दागे, तो इराक से होके गुजरा, सीरिया से होके गुजरा। तो अब जो है इन सब देश इसमें चपेट में आ गए। अब यहाँ पे हर जगह देखेंगे, तो अब अमेरिका का स्टैंड क्या है, अमेरिका हर जगह बैठा हुआ है। इराक में भी अमेरिका बैठा हुआ है, ये जो खाड़ी है यहाँ भी बैठा हुआ है। अगर देखेंगे तो ये इजराइल में तो है ही, सऊदी अरब में भी अमेरिका का अपना सैन्य अड्डा है। तो हर जगह यूएस बैठा हुआ है। यूएस खुल करके इजराइल का समर्थन में आ गया है। यूएस ने बोल दिया है कि हम
किसी भी तरीके से इजराइल को अगर ऊपर कोई हमला होता है तो उसको बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। तो अब यूएस ने बोल दिया कि हम वचनबद्ध हैं और उसने जो है G7 की मीटिंग भी बुला लिया है। मतलब कि यूएस के साथ साथ पूरा जो G7 बड़े बड़े इंपॉर्टेंट देश है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे देश, कनाडा, इटली, सारे देश जो है वो भी अब यूएस के साथ खड़े हैं। यानी कि इनको ईरान को सिर्फ इजराइल से हम भिड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि ईरान को पूरे उन सब देशों से भी भिड़ना पड़ेगा। और ईरान और इजराइल, पहले तो इजराइल और ईरान की बात करें, दोनों की अगर मिलिट्री पावर की बात की जाए तो दोनों मिलिट्री पावर काफ़ी स्ट्रांग है। इजराइल का तो कहना नहीं है, हर आदमी को पता है इजराइल का मिलिट्री क्षमता कितना है। ईरान जो है मुस्लिम देश में, मुस्लिम देशों में सबसे ज़्यादा मिलिट्री पावरफुल देश ईरान माना जाता है। अब ये इस पूरे मामले में देखेंगे तो इधर बाकी के भी जो देश हैं, मुस्लिम के देश हैं, जैसे सऊदी अरब है, इधर देखेंगे यूएई है, इधर कतर है, इधर बहरीन है, इन सब जो देश है यहाँ पे ये देखिए आपस में भी भिड़ते रहते हैं। ये है सुन्नी मुस्लिम और ये है शिया मुस्लिम, ईरान है शिया मुस्लिम। तो ये शिया सुन्नी भी आपस में भिड़ते रहते हैं, इसलिए ये जो है अभी तक ये शिया मुस्लिम देश जो हैं, सऊदी अरब और बाकी देश डायरेक्ट खुल करके नहीं आए हैं, बट ये भी कहीं ना कहीं इस युद्ध से प्रभावित जरूर होंगे। तो ये हो सकता है ये डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो, बट फिर भी ईरान जो है, अगर ईरान और इजराइल में युद्ध होता है तो ये मान लीजिए कि इसमें इराक इराक को भी शामिल कर लिया जाए, सीरिया को भी शामिल कर दिया जाए, और जॉर्डन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जॉर्डन के ऊपर से भी मिसाइल दाग सकता है ईरान। तो जॉर्डन भी खुल करके इजराइल के समर्थन में आ गया है, मुस्लिम देश, बट जॉर्डन ने इजराइल का समर्थन कर दिया कि भाई इजराइल के ऊपर मिसाइल अगर मेरे देश के ऊपर से गुजरेगा तो मैं ईरान की मिसाइल को मारूंगा, यही मार के गिरा दूंगा। तो ये जॉर्डन भी इसके साथ आ गया, पूरा ग्रुप बट गया, ये पूरा जो फारस की खाड़ी है ना, ये पूरा डिस्टर्ब हो गया है। अब ये डिस्टर्ब होने से क्या असर पड़ेगा शेयर मार्केट पे? एक तो आपने देखा होगा रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, मार्केट पे जबरदस्त निगेटिव इंपैक्ट पड़ा। इजराइल फिलिस्तीन हुआ, उस समय भी मार्केट गिरा, लेकिन उस इजराइल फिलिस्तीन में मार्केट उतना नहीं गिरा। अब ये अगर युद्ध छिड़ गया तो ये युद्ध में कितना नुकसान हो सकता है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जो दोनों रूस यूक्रेन और ये दोनों युद्ध जो आपने देखा, उसका इंपैक्ट जो शेयर मार्केट पर पड़ा, उससे कई गुना ज्यादा इंपैक्ट इस युद्ध से पड़ेगा अगर ये युद्ध और बढ़ता है तो। अब इसका मामला आगे क्या हो सकता है? इजराइल ये एक सनक हो चुका है। इजराइल ने गाजा में, अब पता है आपको, गाजा पे हमला किया, आधा गाजा को खाली करा दिया। तो अब ये सनक इसको हो गया कि ये इजराइल कर रहा है कि ये जो ईरान है, ईरान पे मैं बदला लूंगा। अगर इजराइल ने ईरान पे बदला लेने का ठान लिया, इसको हालांकि मनाने की बात किया जा रहा है, यूएस भी इसको मनाने जा रहा है कि तुम जो है वापस जो है ना, अब दोबारा से वापस हमला ईरान पे नहीं करोगे। बट नेतन्याहू मानने के लिए तैयार हुए नहीं है, देखा जाएगा। बट अगर इजराइल ने वापस ईरान पे हमला कर दिया तो ये युद्ध बहुत भयानक हो सकता है। इस युद्ध को अगर नहीं रोका गया तो दुनिया भर के, भारत के दुनिया भर के मार्केट तबाह हो जाएंगे। तो अब जो है, अगर सारा डिपेंड करता है नेतन्याहू पे, इजराइल पे, कि इजराइल अगला स्टेप क्या लेता है, क्योंकि यूएस भी नहीं चाहता है कि डायरेक्ट युद्ध हो। अगर होगा तो यूएस को मजबूरी में इजराइल को डिफेंस में आना पड़ रहा है। और लेकिन यूएस में क्या है, यूएस में भी इलेक्शन वगैरह है तो दिक्कत वहाँ भी है, वो खुद नहीं चाह रहा कि ये युद्ध छिड़े। बट अगर नेतन्याहू ने इस युद्ध को स्टार्ट कर दिया तो ये बहुत भयंकर रूप ले सकता है और ये बहुत लंबा जा सकता है। इंडिया के इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा असर इस युद्ध का पड़ सकता है। अब जो रूस यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध था, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा, तो इस चीज़ को समझिए। ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा यहीं से सारा जो है विश्व को तेल जाता है। मतलब कि 2/3 तेल का भंडार यहीं है, यहीं से तेल निकल के जाता है पूरा हर जगह। तो अब ये तेल जो निकल करके जाएगा, अब पूरा तेल की हो जाएगी किल्लत। ये इसी रास्ते से होके जाता है, ये जो खाड़ी है ना, इसी रास्ते होके जाता है। तो पूरी तेल की किल्लत हो जाएगी। इससे क्या होगा, एक तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, यानी कि तेल की कीमत बढ़ेगा। तेल की कीमत बढ़ेगा तो तेल की कीमत, सबको तेल चाहिए, इंडिया में भी तेल चाहिए, इंडिया में तेल की कमी पड़ जाएगी। तो तेल की कीमत बढ़ेगा तो बाकी जितने सामान हैं सबके प्राइस हो जाएगा अप। मतलब कि सोच लीजिए कि सबके प्राइस अप हो जाएगा, हर चीज जो है आपको महंगे मिलने लगा। इन्फ्लेशन काफी हावी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की सारी बातें चल रही है, रेट कट की बात चल रही है, सब पानी फिर जाएगा। मतलब प्राइस अप होगा तो इन्फ्लेशन अप होगा, फिर अब जो है इंटरेस्ट रेट जो कट था वो भी पानी में डुल गया, तो उधर से भी जो पॉजिटिव न्यूज आने थे वो भी चौपट हो जाएगा। और दूसरी बात, भारत का जो है इन दोनों देशों के साथ क्या संबंध है, भारत क्या कर रहा है? ये ईरान से भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं और इजराइल से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, सबको पता है इजराइल और भारत की दोस्ती। और मुस्लिम देशों में ईरान की बात किया जाए तो भारत भले पाकिस्तान के साथ
संबंध अच्छे नहीं है, बट ईरान, सऊदी अरब, इन सब के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है भारत के। अब भारत के लिए अगर दोनों देश में युद्ध होता है तो बहुत ही विषम परिस्थिति बन जाएगा। हालत ये है कि भारत इन दोनों देश से तेल और यहाँ मिलिट्री समझौता है और इनसे तेल का व्यापार ज़्यादा होता है। उसके अलावे 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा दोनों के बीच व्यापार होता है। 1 लाख करोड़, सोच लीजिए 1 लाख करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है। 1 लाख करोड़ का जो व्यापार होता है इन दोनों देशों से, ये डायरेक्ट खतरे में आ जाएंगे, जिससे कई कंपनियां में संकट छा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये युद्ध अगर आगे बढ़ा तो शेयर मार्केट को ले डूबेगा। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? देखिए, शेयर मार्केट अब ले डूबेगा, अब आपको अभी तुरंत इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तुरंत इन्वेस्टमेंट न करें, बल्कि वेट एंड वॉच की स्थिति में जाएं और आप इसको मार्केट को वॉच करना पड़ेगा कि मार्केट किस दिशा में जाता है, ये युद्ध किस दिशा में जाता है। अगले सप्ताह जो है, यानी कि अगले सप्ताह काफी इंपॉर्टेंट है, हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अब किस शेयर में ज्यादा गिरावट होगी? जो शेयर बहुत कम समय में तेज भागे, मतलब कि एकदम इस तरीके से रॉकेट बन गया था जो शेयर, मतलब साल भर में 200, 150, 300% रिटर्न दिए, वही शेयर ज्यादा तेजी से गिरेंगे भी। तो उन शेयरों में अगर युद्ध चिढ़ता है, युद्ध बढ़ता है, इजराइल वापस हमला करता है ईरान पे, तो उन शेयरों में आज प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं 50%। तो अपना शेयर बेच के प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि कोई नहीं जानता क्या होगा। तो अगर युद्ध बढ़ता है, इजराइल वापस मतलब ईरान पे हमला करता है, तब हमें ये करना है। अगर इजराइल वापस ईरान पे हमला नहीं करता है, ईरान का हम पे हमले की न्यूज भी अगर आनी शुरू हो जाए ना, तो आप सावधान हो जाइए। आप जो शेयर सबसे ज़्यादा पैसा बना दिया, उन शेयर में कम से कम 50% प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए, मेरे अनुसार से। सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। और चलिए, ये सब युद्ध अब छिड़ेगा नहीं छिड़ेगा बात की बात है, बट इसके साथ ही साथ जो हमारा अभी चल रहा है Q4 के रिजल्ट, उस पर भी बात कर लिया है कि अगले सप्ताह जो है कौन कौन सी कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट पे देखिए, रिजल्ट अब ये युद्ध अगर छिड़ गया ना, तो रिजल्ट सब पानी फिर जाएगा। किसी भी कंपनी ने कितने अच्छे रिजल्ट दिखा दिया, उस पे शेयर पे जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि ये तो अब हो गया शेयर बाजार के लिए जीवन मरण का प्रश्न। जीवन मरण का प्रश्न मतलब ये नहीं कि शेयर बाजार खत्म हो जाएगा, मतलब शेयर बाजार पे बहुत बड़ी चोट पड़ने वाली है अगर इजराइल वापस ईरान पे हमला करता है तो, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है इसमें शामिल हो जाएगा इस युद्ध में। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से कंपनियों के रिजल्ट अगले वीक आने हैं, वो देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं युद्ध आगे ज़्यादा न बढ़े, रूप ज़्यादा न ले, और यूएस इसमें काफ़ी मेहनत कर रहा है। G7 की मीटिंग भी बुला लिया है, देखते हैं क्या होता है। अगर युद्ध नहीं होता है तो फिर वापस जो स्थिति नॉर्मल ही रहने के चांस हो सकते हैं। तो उसमें देखिए, अब रिजल्ट आने वाला है, तो कौन कौन सी कंपनी का रिजल्ट आना है उसको भी एक नज़र देख ही लेना चाहिए। बात किया जाए कि अगले सप्ताह किन किन कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी जिस पे हमारा नज़र होगा उसके मैं बात करूं, तो देखिए एटम के रिजल्ट आने वाले हैं। बहुत छोटी कंपनी है, बट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और इसके बाद जो है इसकी कंपनी में दम है, पोटेंशियल है, तो इस पर हम नज़र रखेंगे। अगर आगे और बात किया जाए तो आगे देखिए और कौन कौन सी कंपनी आपको इंपॉर्टेंट, अलग अलग कंपनी लग सकती है, सबकी अपनी चॉइस हो सकती है, बट मैं जिन कंपनियों पे फोकस करता हूँ, एंजल वन, इस पे फोकस रहेगा। आप देखेंगे और नीचे जाएंगे तो आपके जो है टाटा कम्युनिकेशन के रिजल्ट आने वाले हैं, और बजाज ऑटो के भी रिजल्ट आने वाले हैं। बजाज ऑटो देख लीजिए, बजाज ऑटो पे पूरा फोकस रह सकता है, बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी। HDFC लाइफ, इन्फोसिस के 18 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। आगे देखेंगे तो मास्टेक का भी रिजल्ट 18 को ही आने वाला है। और देखेंगे आगे तो सीस इंडस्ट्री का रिजल्ट पहले देखिए 12 को आने वाला था, लेकिन अब ये 18 को डिफर कर दिया, 18 को रिजल्ट आने वाले हैं। सीस इंडस्ट्री भी अच्छी कंपनी, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। तो अगला जो सप्ताह है, आज है 14 तारीख, तो 14 मतलब 21 तारीख तक जिसके भी रिजल्ट आएंगे उसको मैं आज कवर कर रहा हूँ, मतलब अगले एक सप्ताह। इलेकॉन, HDFC AMC, जियो फाइनेंस, इस पर भी काफ़ी फोकस रहेगा, क्योंकि जियो फाइनेंस ने काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट किया है, तो जियो फाइनेंस पे भी फोकस रहेगा। इनका रिजल्ट 19 तारीख को आने वाला है। अगर आगे आगे देखा जाए, विप्रो का भी रिजल्ट 19 तारीख को आ रहा है। HDFC बैंक का रिजल्ट 20 तारीख को आ रहा है, शनिवार के दिन। तो शनिवार के दिन रिजल्ट दे रहा है HDFC बैंक। ICICI बैंक भी शनिवार को ही रिजल्ट देता है, तो ये ज़्यादातर शनिवार को प्रीफर करते हैं। आगे देखेंगे परसिस्टेंस, 21 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, संडे के दिन। तो संडे के दिन जनरली रिजल्ट आता नहीं है, बट कुछ कंपनियां संडे को रिजल्ट करती है, तो ये फिर अगले सप्ताह का शुरू हो जाता है 22 तारीख से। तो ये जो परसिस्टेंस तक है ना, ये सारे इसी वीक, अगले जो कमिंग वीक है इसके ही है, मतलब 21 तारीख तक जिसके भी रिजल्ट आएंगे वो कंपनी मैं आपको दिखा दिया हूँ। इन कंपनियों पे अगले सप्ताह हमारा नज़र बना रहेगा। चलिए, आज का ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, आप जरूर हमें बताएं। लाइक करें, शेयर करें, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।